गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रीवियस क्लास में ईटीएस और ईटीसी या रेस्पिरेटरी चेन के बारे में बात चल रही थी। बच्चों, जो ईटीएस है या ईटीसी है, साइकिल है, ये वास्तव में 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है और ये चारों जो कॉम्प्लेक्स हैं इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और साइटोक्रोम्स अरेंज रहते हैं। यहाँ पर आप देखो, इनमें एक एंजाइमों की ईटीएस के अंदर एंजाइमों की एक श्रृंखला होती है। उस श्रृंखला के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में इन कैरियर के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन से कुछ ना कुछ मात्रा में एनर्जी निकलती है और कहीं स्टेप के ऊपर इतनी अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रॉन से कि वो एनर्जी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उस एनर्जी की हेल्प से आपस में जुड़ जाते हैं और एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं और एंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ईटीएस में ये जो चारों कॉम्प्लेक्स है, अगर इनको देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में एफएमएन और यहाँ पर जो आयरन है, ठीक है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में काम करता है। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है उसमें एफएडी और आयरन, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम बी, आयरन और साइटोक्रोम C1 रहते हैं और इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स जो फोर्थ है उसमें साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 दोनों रहते हैं। बच्चों, यहाँ पर साइटोक्रोम एक श्रृंखला में अरेंज रहते हैं और लगभग ये जो साइटोक्रोम हैं इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकती है साइटोक्रोम। और ये क्या करते हैं, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज रहते हैं। बच्चों, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये क्या है, ये सारे साइटोक्रोम हैं जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से अरेंज रहते हैं। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो रिलीज होते हैं, जो ये एंजाइमों की ये कड़ी है, श्रृंखला है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों रिलीज होते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से व्यवस्थित जो साइटोक्रोम है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ट्रांसफ़र होता रहता है और सबसे आखिर में साइटोक्रोम A3 में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है और बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाता है। बच्चों, ये बीच में जो स्टेप है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ट्रांसफ़र होता है तो कुछ ना कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉनों से एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी को यूज करके एटीपी की फॉर्मेशन होती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो रिड्यूसिंग पावर है, ये देखो NADH+H+, ये जो रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी बनती है और ये क्रेब्स साइकिल के दौरान भी बनती हैं। आपको मालूम है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में, एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो साइटोकोशिका की साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, दोनों में खूब मात्रा में ये रिड्यूसिंग जो एनर्जी है खूब मात्रा में मिलती है। बच्चों, अब इनको ऑक्सीडाइज करके इनके अंदर जो एटीपी है उसको अपने यूज करना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एटीपी यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट NADH2 को अपने यूज नहीं कर सकते, सबसे पहले इनको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा और ऑक्सीडाइज करके ही इनके अंदर जो एटीपी है उसको अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये जो रिड्यूसिंग पावर है ग्लाइकोलाइसिस में भी बनती है और क्रेब्स साइकिल में बनती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस से ये रिड्यूसिंग पावर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर चली जाती हैं और क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही चलता है, खूब मात्रा में NADH2 की फॉर्मेशन करता है। बच्चों, अब
जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो क्रिस्टी है बच्चों, वहाँ पर इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये जो रिड्यूसिंग पावर है इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग पावर NaDH2 किस में टूट जाएगी, Na+ में, और प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेंगे। बच्चों यहाँ पर जो NAD है ये वापस कहाँ चला जाएगा, NAD वापस कहाँ चला जाएगा, क्रेब्स चक्कर और ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्कर एंड ग्लाइकोलाइसिस में। क्यों, क्योंकि ये जो कोएंजाइम है इनकी दोबारा सप्लाई भी तो करनी है, क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस दोनों में NAD+ यानी जो कोएंजाइम है दोबारा सप्लाई भी करनी है। तो यहाँ पर इसको अनलोड करके दोबारा क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर NAD की कमी ना हो, सप्लाई बराबर मात्रा में होती रहे, ठीक है। अब बच्चों जो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं ये क्या करते हैं, ये साइटोक्रोम की चेन है इसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। और एंड में क्या करते हैं, एंड में क्या करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के परमाणु से संयोग करके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ये इसका अंतिम उत्पाद है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों ये जो साइटोक्रोम की चेन है, सीक्वेंस है, इसमें ये आप देखो कि साइटोक्रोम A3 सबसे लास्ट में जो साइटोक्रोम A3 है ये साइटोक्रोम चेन में सबसे आखिरी में स्थित रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो आखिरी जो ग्राही है, एक्सेप्टर है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोक्रोम E एंड साइटोक्रोम A3। कॉपर और किसी में नहीं मिलती, B में नहीं मिलती, साइटोक्रोम C में नहीं मिलती, C1 में और साइटोक्रोम C में नहीं मिलती। जो कॉपर है वो सिर्फ साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के अंदर मिलती है। तो बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे कि किस तरह ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान जो रिड्यूसिंग पावर बनती है किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आती हैं और किस तरह वे ऑक्सीडाइज होती हैं, ठीक है। किस तरह उनका ऑक्सीकरण होता है, किस तरह उनका अपचन होता है और किस तरह इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी त्यागते हैं और उस एनर्जी को यूज करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़कर ATP की फॉर्मेशन करते हैं। और किस तरह मैंने आपको बताया था कि जो NaDH2 इक्वल टू 3 ATP और FADH2 इक्वल टू 2 ATP। 1 मोल ऑफ NaDH2 इक्वल टू 3 ATP, 1 मोल ऑफ FADH2 इक्वल टू 2 ATP, ठीक है। जब NaDH2 का एक अणु ऑक्सीडाइज होगा तो 3 ATP प्राप्त होंगे, FADH2 का एक अणु ऑक्सीकृत होगा तो 2 ATP प्राप्त होंगे। ऐसा क्यों होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे, ETS साइकिल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह अपने को 3 ATP प्राप्त होते हैं, किस तरह अपने को 2 ATP प्राप्त होते हैं, किस तरह वाटर की फॉर्मेशन होती हैं और किस तरह हाइड्रोजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होती हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसको स्टडी करेंगे।